नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम बीए पाठ द्वितीय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत संकलित एकांकी कार परिचय श्रृंखला में अब हम तांबे के कीड़े एकांकी के लेखक रचनाकार भुवनेश्वर का परिचय और उनका कृतित्व के बारे में प्रकाश डालना चाहते हैं। भुवनेश्वर प्रसाद का पूरा नाम था भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। उनका जन्म 1912 में शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। वे हिंदी के पहले आधुनिक एकांकीकार माने जाते हैं। उनके एकांकी संग्रह कारवा तो बेमिसाल है और तांबे के कीड़े बहुत ही कालजयी तथा उल्लेखनीय एकांकी सिद्ध होती है। वे अपने आप में अजनबी और एब्सर्ड जीवन जीने और अनाम मृत्यु के कारण अपने व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों में ही कगार ढहा देते हैं। मित्रों, बच्चों, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र हिंदी के प्रतिभाशाली एकांकीकार थे। वे भविष्यगामी एकांकीकारों में से एक थे। वे आधुनिक और भूतकाल की बातें नहीं कहते थे, वे भविष्य में होने वाली घटनाओं की तरफ इंगित करते थे। इसलिए प्रेमचंद जी ने उनको भविष्य का रचनाकार साहित्यकार कहा था। और प्रेमचंद जी ने अपने जीवन काल में दो लोगों के लिए भविष्य का साहित्यकार कहा, जैनेन्द्र जी और दूसरे थे भुवनेश्वर जी। भुवनेश्वर जी अच्छे कहानीकार और कविताकार भी थे, कवि भी थे और एकांकी तो उनकी बेमिसाल हैं। अपने पारिवारिक जीवन में माँ की बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो जाना, पिता द्वारा दूसरा विवाह करना और दूसरे विवाह में सौतेली माँ के बच्चों की तरफ पिता का ध्यान आकृष्ट होना और भुवनेश्वर प्रसाद की तरफ पिता की बेरुखी ने भुवनेश्वर को घर से अलग कर दिया। घर तथा परिवार के अशांत वातावरण के चलते भुवनेश्वर जी विक्षिप्त से होने लगे और इधर उधर घर छोड़कर जाने लगे। इसी तमाम नकारात्मक इस वातावरण के चलते भुवनेश्वर जी अपने तमाम जो एकांकी और कहानियाँ हैं उनमें इस बात का जिक्र करते हैं और उनके स्वर में आक्रोश, और वो आक्रोश भी तीव्र आक्रोश दिखाई पड़ता है। इसलिए उनमें जो कटुता है उसको लेकर प्रेमचंद जी ने एक बार कहा था कि आप अपने साहित्य में कटुता कम कीजिए। तब उसके जवाब में भुवनेश्वर जी ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कटुता की उपज के पीछे के कारणों की पड़ताल कीजिए, उन कारणों को देखिए कि मेरा जो लेखन है वो इतना कटु क्यों हो जाता है। भुवनेश्वर जी की रचनाओं में मध्यम वर्ग की विडंबना, एब्सर्ड आदि जो घटनाएं हैं, बातें हैं, उनका एक कटु सत्य के रूप में उन्होंने चित्रण किया। वे आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक होने का श्रेय भी प्राप्त करते हैं। और कारवा में तो वे अपनी बात को इतनी तीक्ष्णता से रखते हैं कि हिंदी के अन्य लेखक ये बात नहीं कह पाते जो भुवनेश्वर जी कहते हैं। कारवा जो उनकी एकांकी है उसकी भूमिका में वो कहते हैं कि विवेक और तर्क तीसरी श्रेणी के कलाकारों के चोर दरवाजे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है जो भुवनेश्वर जी ने कहा। वे
सच्चे अर्थ में अच्छे इंसान से, परंतु पारिवारिक सामाजिक परिस्थितियों ने उनको विक्षिप्त सा बना दिया। और वो कहते हैं इंसान को वस्तु में बदलते जाने की जो तस्वीर है, वे खुद एक इंसान से कैसे वस्तु की तरफ बदलते चले जाते हैं, उसकी तस्वीर भी उन्होंने अपने साहित्य में उकेरी और ये प्रासंगिक है। भुवनेश्वर जी न केवल हिंदी बल्कि अंग्रेजी पर भी समान अधिकार रखते थे और हिंदी अंग्रेजी में वे इंसानी रिश्तों को समझने की अद्भुत क्षमता रखते थे, नज़रिया रखते थे। रघुवीर सहाय जी ने भुवनेश्वर जी के बारे में, वो बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने कहा भी कि उनके साथ समाज ने जो किया वह सच बोलने और सच्चे होने की ऐसी समाज द्वारा दी गई सज़ा थी जो अपने को गुलामी से निकालकर आज़ाद होने के विरुद्ध था। भुवनेश्वर जी को बहुत से लोगों ने यह तमगा भी लगाया कि वे अराजकतावादी, अर्धविक्षिप्त और आवारा किस्म के जीनियस रचनाकार हैं, ये भी कहकर प्रचारित और प्रसारित किया। ये कहना बहुत आसान है, परंतु जब रचनाकार जीता है, भोगता है उन सब चीज़ों को, तो उसके बाद अनायास ही उसकी रचना में वो सारी चीज़ें आती चली जाती हैं। वे कहानी भी लिखते थे, कविताएं भी लिखते थे और कविताएं अंग्रेजी में लिखते थे। अंग्रेजी में कविताओं का वाचन एक नायाब तरह का होता था, उत्कृष्ट श्रेणी का होता था। हिंदी एकांकी के क्षेत्र में भुवनेश्वर जी ने एक नया तेवर दिया, एक नए तेवर को लेकर आए। भुवनेश्वर की पहले एकांकी मध्यम वर्गीय जीवन के सुधारवादी पहलुओं तथा कथानक प्रधान रूपाकारों से उलझा हुआ था। उनसे पहले की जो हिंदी एकांकी थी वो इस तरह से थी। भुवनेश्वर ने भी जो कथानक है वो मध्यम वर्गीय जीवन से ही चुना, पर उन्होंने उसकी विडंबनाओं पर बहुत तीक्ष्णता से कड़ी चोट की। ऐसी चोट प्राय मध्यम वर्गीय जीवन की ट्रेजेडी में बदल जाती है, किंतु इस ट्रेजेडी में भी कहीं मानवीय संवेदना का स्वर सुनाई पड़ता है तो कहीं मानवीय भविष्य का सुनहला रूपांकन भी दिखाई देता है। यह भुवनेश्वर जी की अपनी प्रतिभा थी, जिसके बल पर उनकी एकांकी एक बौद्धिक वर्ग की श्रेणी में शामिल की जाती हैं। उनकी जो ऊसर एकांकी में वे कहते हैं कि आने वाली जनरेशन चाहे बिल्ली की हो या सांपों की, पर इनसे अच्छी होगी। यानी आधुनिक जो मानव था उसके बारे में वो कहते हैं कि आने वाली जनरेशन, पीढ़ियाँ चाहे बिल्ली की हो या सांपों की, हमसे अच्छी होंगी। कितनी बड़ी बात है। मतलब इंसानियत, जो इंसान अपनी इंसानियत को खोता जा रहा था, उसको लेकर वो जानवरों की तरफ कैसे इशारा करते हैं, इस कथन से आप ये समझ पाए होंगे। भुवनेश्वर जी देश की राजनीति और संस्कृति के प्रति भी पूर्णतः सजग थे, देख रहे थे, मूल्यांकन कर रहे थे, दृष्टिपात कर रहे थे। वे 1930 से 50 तक निरंतर लिखते रहे और 2 दशकों में लिखे गए एकांकी, कहानी, कविताएं, उनके कथ्य और रूप का अद्भुत वैविध्य और विस्तार दिखाई देता है। भावुकता को ये नाटककार कलाकार का विष मानता। वो कहते हैं कि भावुकता नहीं होना चाहिए, ये तो एक तरह से कलाकार के लिए जहर के बराबर है। जहाँ कहीं भावुकता दिखाई पड़ती, भुवनेश्वर उसका मखौल उड़ाते, मजाक उड़ाते। इसी के तहत उनके कथानकों में विरलता, कथोपकथनों में अटपटापन, भाषा में वैचित्र्य और शैली में फैंटेसी आ जाती है। इसके फलस्वरूप संप्रेषण की समस्या भी दिखाई पड़ती है और लेखक पहेली बुझाने लगता है। तांबे के कीड़े जैसी एकांकी में यह दोष भी दिखाई देता है, पर भूख और बेरोजगारी की समस्या से जूझते भुवनेश्वर की विक्षिप्तता का अपना एक प्रभाव था। और 1957 में ये सब करते, ये सब झेलते, इस पूरे पारिवारिक, सामाजिक और देश के इस वातावरण को देखते हुए भुवनेश्वर अंत में अपनी विक्षिप्त अवस्था में वे सरायों में रहने लगे, दूसरी धर्मशालाओं में रहने लगे और इसी श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी का पहला बौद्धिक एकांकीकार
आधुनिक एकांकीकार, भविष्यगामी एकांकीकार और दुर्लभ और विरल प्रतिभा के धनी भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव 1957 में लखनऊ स्टेशन पर इस संसार को अलविदा कहा और वो सदैव के लिए हमें छोड़कर चले गए और हिंदी को एक ऐसा विरल साहित्य दिया जो आज तक भी पहेली की तरह से है। हम उसको अनेक आयामों से अध्ययन, विवेचन और विश्लेषण करते हैं, आलोचना करते हैं, समीक्षा करते हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीच में इस तरह का गैप आ ही जाता है कि हम आज तक भी भुवनेश्वर का पूर्णतः मूल्यांकन नहीं कर पाए। ये उनकी अपनी क्षमता थी, उनकी अपनी प्रतिभा थी, जिसके बल पर वे एकांकियों की रचना कर रहे थे और उनकी एकांकियाँ जो बौद्धिक वर्ग था उसके सिर चढ़कर बोल रही थी। धन्यवाद।